नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा हेल्थ शो में। हम आयुर्वेद के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। आजकल महिलाएं मल्टीपर्पस कामों में अपने आप को व्यस्त रखती हैं, घर के साथ साथ वो बाहर के काम भी संभालती हैं, जिसकी वजह से वो अपना खास ख्याल नहीं रख पाती और कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल चेंजेस जो उनकी लाइफ में होने होते हैं उसमें डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की, जिसमें हम बात करेंगे क्या सही टाइम होता है मेनोपॉज का, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको करनी चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके बैड इफ़ेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए, और कुछ ट्रीटमेंट्स। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स। डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा हेल्थ शो में। डॉक्टर सुधा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर कल्पना, जो मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि मेनोपॉज आखिर है क्या, क्या सही टाइम होता है, क्या कुछ इफेक्ट्स होते हैं, क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। मेनोपॉज एक सामान्य प्रक्रिया है, उम्र के साथ जिसको आना ही है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा जीवन चक्र है वो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो प्रथम भाग है उसमें कफ दोष की प्रधानता होती है, जो मध्य भाग है उसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है, और जो अंत भाग होता है उसमें वात दोष की प्रधानता होती है। तो ये ऐसा काल है जिसमें कि वायु दोष जो है वो बढ़ने लगता है और वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शरीर में होने लगती हैं। सबसे पहले जब मेंस्ट्रुएशन बंद होता है तो शुरू में अनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, जिसकी वजह से जो मिड फेज होता है यानी कि 2 वीक्स के बाद जो पेशेंट है उसको लगेगा कि 2-2 हफ्ते में जो है उसको पीरियड्स हो रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे ये जो अंतराल है ये बढ़ता जाएगा। कई पहले शुरू में 2-2 महीने में, फिर 4-4 महीने में, इस तरह से लगभग 2 साल तक ये पीरियड चलता है, जिससे हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। इस समय कई प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो महिला को हो सकती हैं, जैसे कि वात वृद्धि की वजह से मूड स्विंग्स हो सकते हैं उसको, है ना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, और जो उसके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जब बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होता है तो उसको शरीर में ड्राइनेस की फीलिंग हो सकती है, इचिंग की फीलिंग हो सकती है, ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई चींटी या चल रही हो या कोई चीज़ रेंग रही हो शरीर में, इस तरह की उसको समस्या हो सकती है। साथ में जो भी उसकी बोन्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। कैल्शियम, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का कैल्शियम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से कि जो अस्थि शौशिर्य जिसे हम कहते हैं वो होने लगता है। इस तरह की समस्या आती है। इसके अलावा स्ट्रेस, जब भी आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो एक स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है, तो ये समस्या आती है। इस तरह से ये मेनोपॉज के बारे में बताया गया। डॉक्टर सुधा, जैसे कि डॉक्टर कल्पना ने कई ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जो मेनोपॉज से रिलेटेड हैं, कई बार मेनोपॉज टाइम से पहले या टाइम के बाद होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। जो पहले होता है जिसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। जी हाँ। प्री मैच्योर मेनोपॉज के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मोटा होना है, ओबेसिटी अपने आप में एक काज होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज के। जो चाइल्ड बेयरिंग, जिन लेडीज़ को मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती ड्यू टू सम रीज़न, उनमें भी प्री मैच्योर मेनोपॉज देखने को मिलता है। और हिस्टेक्टोमी, अगर अदर किसी डिजीज़ की वजह से फाइब्रॉयड है, कोई समस्या है, तो अगर यूटेरस का वक्त से पहले निकाल लिया जाना अपने आप में प्री मैच्योर मेनोपॉज का काज हो सकता है। हाँ, ये सारे चाहे जिस भी वजह से हो, अल्टीमेट इफ़ेक्ट ये आता है कि जो उसका हार्मोनल एक्टिविटी है बॉडी में, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। और हार्मोन ऐसा कोई डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ तक बस इफ़ेक्ट करेगा। एक हार्मोन दूसरे हार्मोन से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे पूरा न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन के ढेर सारे हार्मोन्स जो होते हैं, इसकी वजह से अपना बैलेंस जो है लॉस्ट कर जाते हैं, जिसके सिस्टमिक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंजाइटी ज़्यादा फील करने लगते हैं। ऑन द कंट्रेरी कुछ डिप्रेसिव टेंडेंसी शो करने लगते हैं। उनकी इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ने लगती है, छोटी छोटी बातों पे वो इरिटेट हो जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से जो है उनका, जिसे हम जीरो टॉलरेंस कहते हैं, कि वो कुछ भी सहने को तैयार नहीं होते हैं। वहीं पे उनकी जो एंजाइटी या डिप्रेशन जो होता है, उनका स्लीप की जो साइकिल है उसे अफेक्ट करता है।
तो ना उनकी नींद पूरी होती है। नींद नहीं पूरी होने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने वर्क पे, अपने आप को। तो इस तरह की ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से। उनका जीआईटी, अगर नींद नहीं पूरी हो रही है फिर उनकी जीआईटी अपसेट होगा। कुछ लोग स्ट्रेस में इतने चले जाते हैं कि इवन उनके अंदर और ज़्यादा फूड को लेके क्रेविंग बढ़ती जाती है, वो अपने डाइट को और बढ़ाते जाते हैं, जबकि ओबेसिटी वो एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हाँ। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी कारण से एक बार हो गया है अगर आपको, तो आप एक अच्छे से बैठ के आप इस बात को या तो खुद में अपने आप को आप कंसोल करो, या किसी के पास जाओ, किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन या जिसमें भी आपको फेथ हो उसके पास आप जाओ। जब आपको ये पता चलेगा कि देखो अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि हो चुकी हैं, हम उन्हें पूरी तरह तो वापस नहीं ला सकते कि हम पूरे हार्मोन्स को ये दावा करें कि हम सब कुछ नॉर्मलाइज कर देंगे। बट अगेन वही बात आती है कि अगर हम एक अपनी डाइट को पहले अच्छे से मॉड्यूलेट करें, अपनी रूटीन को मॉड्यूलेट करें, हम किसी भी कीमत पे अपने वेट को बढ़ने से हमें रोकना होगा। डॉक्टर, यानी कि इस फेज में महिलाओं को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कल्पना जी, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है या इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं? प्री मैच्योर मेनोपॉज की अगर आप बात करते हैं तो वो भी एक सामान्य ही घटना है जो कि ओवेरियन फेलियर की वजह से या किसी वजह से हो जाती है। और यदि मेनोपॉज की बात करें तो हम कहना चाहेंगे कि एक स्त्री को प्रारंभ से ही इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए, बल्कि जब स्त्री गर्भ में होता है, जो बच्चा है, उस समय से ही उसकी मदर को जो प्रॉपर डाइट, अपने खाने में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, यदि वो उस समय से ही बच्ची को अपने लेती है गर्भावस्था का, तो भी उस बच्चे पे मेनोपॉज में उसका इफेक्ट मिलता है। तो इसलिए शुरू से ही जो लड़कियां हैं या आफ्टर 30 इयर्स, आप चाइल्ड बेयरिंग एज के बाद, आप अपने को पूरी तरह से इसके लिए तैयार रखिए। अपना खान पान है, अपना मेंटल लेवल है, वो इसके लिए प्रिपेयर रखिए। खाने में कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। शुरू से ही लड़कियों को एक्सरसाइज के लिए आपको एनकरेज करना चाहिए। इस समय ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी डेवलप होती है, तो उसके लिए भी आप कैल्शियम रिच डाइट अपनी ले सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स अलग से ले सकते हैं। कामदुधा बहुत इसमें इफेक्ट करता है। एक तो ये वात का आपका शमन करता है और साथ में ये कैल्शियम भी आपको प्रोवाइड करता है। गुदंती भस्म इसके लिए आप ले सकते हैं। जो आयुर्वेद में चिकित्सा कही गई है, 3 तरह की चिकित्सा कही गई है ना, युक्ति वैपाश्य चिकित्सा, दैव वैपाश्य चिकित्सा और सत्वावजन। इनमें हम युक्ति वैपाश्य या औषध चिकित्सा तो हम करते ही हैं, साथ में हमें दैव वैपाश्य चिकित्सा यानी स्पिरिचुअल उसको इतना एनलाइटन करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को कोप अप इजीली कर सके। इसके अलावा सत्वावजय चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, प्रॉपर उसको काउंसलिंग देना, क्योंकि इस समय काउंसलिंग और सपोर्ट की बहुत नीड होती है। एक स्त्री को, ये स्त्री क्या किसी भी वृद्ध व्यक्ति को ये लगने लगता है कि वो आउट ऑफ द सोसाइटी हो रहा है, तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए उसको मेंटली इस चीज़ के लिए से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपका मन है वो हार्मोन्स को के लेवल को इफेक्ट डालता है ना। जैसा मन होगा उसी लेवल पे आपके हार्मोन्स होंगे। तो इस लेवल पे भी आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो निश्चित आपको इस पे बहुत लाभ मिलेगा। जी हाँ डॉक्टर सुधा, जैसे कि डॉक्टर कल्पना ने हमको मेनोपॉज के फेज को मैनेज करने के कुछ तरीके बताए, इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपचार जो इस फेज में हमें इससे बाहर निकलने में या मेंटली इससे बाहर निकलने में हमें मदद करें। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेनोपॉज के टाइम जो है आयुर्वेद के हिसाब से वात दोष जो है डोमिनेट करता है। वैसे तो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें से सब लीडिंग रोल में कौन है ये मायने रखता है। तो मेनोपॉज के टाइम वात दोष बढ़ा हुआ होता है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट का मोड होता है उसमें हम सबसे पहले स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि जो ऐसी मेडिसिन जो कि वात को रोकने का काम करें। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उसके कहता है उसके हाथ पैरों में बहुत जलन हो रही है, हॉट फ्लैश की बात करता है। जी हाँ। तो जो कि पित्त दोष की वजह से होती है। उसकी बॉडी में एक हेवीनेस आ रही होती है जो कि कफ की वजह से हो रही होती है, लेकिन मेजॉरिटी सिम्टम्स जो कि वात को लीड कर रहे होते हैं। हम वो पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि पहले तो अपने आहार को जो है वो अपने आप को लाइट डाइट पे ले जाने की कोशिश करें। जी हाँ। और उसके साथ वो जो रसायन औषधियाँ बताई गई हैं आयुर्वेद में,
अगर उसे क्रूड फॉर्म में ले तो और अच्छी बात है। इसके लिए अश्वगंधा है, गुडुचि है, जो हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, हर गांव हर घर में मिल सकती हैं। तो अपनी डाइट में वो अश्वगंधा, गुडुचि को, मधुयष्टि को, शतावरी को, इन्हें वो रेगुलर स्थान दे तो उसका जो इससे रिलेटेड समस्या है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और हम उसे कहेंगे कि अपने लिए एक रूटीन निकाले, जैसे फास्ट वॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। 20 से 30 मिनट अगर वो रोज़ फास्ट वॉक करे तो काफ़ी हद तक उसकी समस्या 30% अपने आप से फास्ट वॉक से ही कवर हो जाती हैं उसकी। उसके साथ अगर वो प्राणायाम सिंपल सा ऐड कर लेता है तो वो बहुत बेनिफिशियल है उसके लिए। और अपनी डाइट को थोड़े थोड़े इंटरवल पे ले और धीरे धीरे करके उसमें वो विटामिन्स को बढ़ाए। कैल्शियम, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि कैल्शियम रिच डाइट ले, वो मिल्क प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज करे। जनरली मेनोपॉज के टाइम जब लेडी होती हैं तो बच्चे उनके टीनेज में पहुंच चुके होते हैं, उसे क्रॉस, तो वो उस टाइम माँ की हर बात को अवॉइड करते हैं। जी हाँ। तो एक तरफ जहाँ उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वहीं उन्हें चैलेंजेस सोसाइटी से भी मिल रहे हैं। उनकी मैरिज को भी काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो बहुत ट्यून्ड हो जाए, मतलब अभी सब चीज़ बहुत लाइटली होने लगता है, तो उन्हें अपनी रिकॉग्निशन खोती हुई नज़र आने लगती है। जी हाँ। तो ये तो हो गई कुछ अवेयरनेस की बातें जिसमें हमने महिलाओं को दी कुछ ढेरों जानकारियाँ जिनसे कि वो मेंटली और साइकोलॉजिकली इस फेज को फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, लेंगे हमारे दर्शकों की कुछ क्वेरीज। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी हैं कुछ ऐसे सवाल जिनके आप आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं तो आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके सवाल और जानेंगे उनके आयुर्वेदिक उपचार डॉक्टर से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके कुछ सवाल और जानेंगे उनके आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर, हमारा जो सबसे पहला सवाल आया है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, उसका आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं वो। सफ़ेद दाग कई तरह के होते हैं। हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री हो कि अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हम उनसे कहेंगे कि अगर उन्होंने नया कोई कॉस्मेटिक ऐड किया है अपने उसमें, या कोई सोप ऐसा है जिसे वो इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, तो वो पहले देख लें कि अगर वो जल्दी का है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने नया शुरू किया, तो उसे वो विड्रॉ कर लें। ढेर सारे बच्चे आजकल अपने आप को फेयर करने के लिए प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइट स्पॉट फेस पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छा होता है कि वो उन चीज़ों को विड्रॉ कर लें अपने उससे, वो नेचुरल जो प्रोसेस है उस पर जाएँ। अगर उन्हें यूज़ करना है तो नीम की पत्ती से बने हुए जो सोप हैं उन्हें इस्तेमाल करें। चंदन है उसका इस्तेमाल करें। चंदन को घिस के हल्दी के साथ मिक्स करके फेस पे नहाने से 10 मिनट पहले लगाएं। आलू के को छिल के इसके स्लाइस छोटे छोटे काट के जो पार्ट है उस पर रब करें, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और इवन जो आपका संतरा होता है इसके जूस को निकालें, इसके जूस को फेस पे थोड़ी देर के लिए लगा सकते हैं। और चोकर जो आटा होता है उसमें जो चालने के बाद जो चोकर होता है उसमें वाइट जो जर्दी होती है एक की, इसको मिला के भी लगा सकते हैं। तो ये टुवर्ड नॉर्मलसी लाता है, जो स्किन है उसको नॉर्मल कलर की तरफ ले आता है। तो ये देसी कुछ उपचार हैं जिन्हें वो कर सकते हैं। और अगर इतने से उन्हें आराम ना मिले तो एक बार किसी डॉक्टर को दिखा के उनसे कंसल्ट कर लें। डॉक्टर कल्पना, जो हमारा अगला सवाल है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, तो उसका आयुर्वेदिक उपचार जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, तो इसके लिए आप एक तो खाने में अपने मिर्च मसाले का प्रयोग कम करें, खाने में सलाद और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, और रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम गुनगुने पानी से लीजिए। और खाना खाने से पूर्व जो आप अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम और साथ में शंख भस्म 250 mg सुबह शाम सेवन करिए, तो इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा।
साथ में स्ट्रेस लेवल, थोड़ा सा स्ट्रेस भी एक कॉज होता है गैस और एसिडिटी का, तो स्ट्रेस से आप दूर रहिए। रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लीजिए, तो निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। डॉक्टर सुधा, हमारे जो अगले दर्शक हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसका उपचार जानना चाहते हैं वो। हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिसके दो कारण हो सकते हैं, या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी उनको, और या तो लोकल वहाँ पे डैंड्रफ का काज हो सकता है उनके थोड़े दिनों से। तो अगर वो डैंड्रफ का काज है तो वो अपने रेगुलर जो करते हैं, वॉश करते हैं हेयर्स को, उसमें शैम्पू को कम करके उसकी जगह वो सिकाकाई और आंवले के पानी से सिर को धुलें तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी डाइट में विटामिन्स को देख लें, वो फ्रूट्स को, मिल्क को, इन चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। विटामिन्स की कमी से भी कई बार हेयर फॉल देखने को आता है, तो बी स्पेशली बी कम्प्लेक्स की कमी से। तो आप चाहें तो बी कम्प्लेक्स मल्टीविटामिन को लें, या तो अपने डाइट में फ्रूट्स को, मिल्क को, फिश या एग ऐड कर सकते हैं। विंटर सीज़न है तो एग का इस्तेमाल करें। जब अच्छा प्रोटीन मिलेगा बालों को और विटामिन्स मिलेंगे तो अच्छे होंगे। और ऑयल का कम से कम हफ्ते में 2 बार मसाज करें, और प्रेफर करें तिल तेल या कोकोनट ऑयल यूज़ करें। बहुत ज़्यादा जिसमें पड़ी हुई होती हैं चीज़ें, वो कई बार वो भी अपने आप में हेयर फॉल का काज बनती हैं। तो आप सिंपल तिल तेल या कोकोनट ऑयल से 2 बार हफ्ते में मसाज करें और बालों को धुलें, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर कल्पना, हमारी जो अगली क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, उसके लिए वो कोई उपचार जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका पेट बाहर निकल रहा है, तो आप खाने में तेल और मसालेदार चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए। हरी सब्जियां और सलाद का प्रयोग ज़्यादा करिए। पेट अपना साफ रखिए। रात को सोते समय हरित की चूर्ण 4 ग्राम गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। साथ में सुबह उठ के थोड़ी वॉक करिए। योग, आसन, प्राणायाम ये साथ में करिए। और बैठने, जो आपने अपनी समस्या बताई है वो यूजुअली बैठने की वजह से ज़्यादा होती है। बहुत देर तक आप एक जगह पे बैठते जो लोग हैं, उन लोगों को इस तरह का मोटापा होता है। तो कोशिश करिए कि चलिए, जहाँ तक हो सके बैठना अवॉइड करिए। और कुछ योगासन आप कर सकते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, नौकासन आप कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, और साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कीजिए, तो निश्चित आपको इसमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर कल्पना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। डॉक्टर सुधा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और ये ढेरों जानकारियां शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आयुर्वेद के साथ साथ ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे प्राणायाम करें जिससे कि आप बीमारियों को दूर रख सकें। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे योगासन जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करके बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपको सिखाएंगी कुछ ऐसे ही योगासन। आइए देखते हैं क्या कुछ खास लेकर आई हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी आपके लिए। स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं। शरीर में आते हुए बदलाव भी स्ट्रेस का एक कारण है, या फिर सबको सुखी रखने का, सबको खुश रखने का एक प्रयास भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। जो स्वयं को स्वस्थ नहीं रख सकता वो किसी को स्वस्थ नहीं रख सकता। और जो स्वयं अपना मन नहीं जीत सकता, जितेंद्रिय नहीं बन सकता, अपनी इंद्रियों पर जीत नहीं पा सकता, वो किसी पर भी जीत नहीं पा सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं को स्वस्थ रखना होगा, खुश रखना होगा, आनंदित रखना होगा। तभी आप अपने परिवार को, अपने आसपास के समाज को भी खुश रख सकती हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। यदि आप खुद ही स्ट्रेस से ग्रस्त हैं तो दूसरों को स्ट्रेस फ्री रखना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे पहले आप करेंगे मकर आसन का अभ्यास। बहुत ही सुगम सी क्रिया है, बहुत ही आसान क्रिया है। किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं, पुरुष इसको कर सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। खास तौर पे जो महिलाओं में 40 के बाद स्ट्रेस है उसके लिए ये सर्वोत्तम क्रिया है। मकर आसन के लिए आप अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएं, माथे को जमीन से छू देंगे, हाथों को धरती पर जंघाओं के पास टिका देंगे। सांस भरते हुए
शरीर के साइड से हाथों को ऊपर की ओर ले जाना और हाथों को आपस में मिला देना, ऐसे जैसे आप नमस्ते करते हैं। इस स्थिति में आकर के पैरों को नीचे की ओर खींचना और हाथों को ऊपर की ओर। पूरा खिंचाव अपनी रीढ़ पर और अपने एब्डोमेन पे फील करना। महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर ऊपर हाथ की उंगलियों से लेकर नीचे पंजे तक खिंचा हुआ है। और फिर धीरे धीरे आप हाथों को वापस ले आएं और पैरों की भी स्थिति बदल लें, यानी कि पैर के पंजों को जमीन पे टिका दें। फिर सांस भरते हुए पैरों को नीचे की ओर खींचें, हाथों को ऊपर ले आएं, पूरा स्ट्रेच करना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए, पैरों के पंजों को जमीन से टिका दें और फिर हाथों का तकिया बना करके उस पर अपने सर को टिका दें, पैरों को खोल दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और यहीं से स्ट्रेस के लिए ही दूसरी क्रिया के लिए आप सांस भरते हुए उठेंगे और फिर इस स्थिति में आ जाएंगे जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने घुटनों के बल चलता है। और यहाँ आकर के कोशिश करेंगे कि आप अपने कोहनियों को जमीन पर टिका दें, लेकिन हिप्स को आप अपने पैरों पर नहीं टिकाएंगे। और इस स्थिति में आकर के प्रयास करें अपने माथे को जमीन से छूने का या फिर चिन को जमीन से छूने का। ऐसा करते समय आपके कंधों के पीछे के खिंचाव को आप अनुभव करते हैं। गर्दन के पीछे से लेकर के ऊपर सहस्त्रार तक, टॉप ऑफ द हेड तक आप एक सेंसेशन को अनुभव करते हैं। से आप वज्रासन में बैठ जाएं। चेहरा बिल्कुल शांत रहे, चेहरे पर कोई तनाव ना रहे। कुछ देर इसी स्थिति में बैठें और यहीं से तीसरा अभ्यास लें, यानी कि ब्रह्मचर्य आसन। उसके लिए आप पैरों को बाहर की ओर निकाल दें, यानी जिस प्रकार से आप वज्रासन में बैठे थे, इसको सामने से भी आप देख सकते हैं। पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दाएं पैर को मोड़ करके दाईं ओर ले जाएं, बाएं पैर को मोड़ करके बाईं ओर ले जाएं। इसमें आप पैरों को पीछे की तरफ खींचा हुआ भी रख सकते हैं, ये आसान है, या फिर पैरों को बाहर की ओर निकाल करके भी रख सकते हैं। हाथों को अपने घुटनों पर टिका दें, आंखें बंद कर दें और बंद आंखों के साथ अपने आप को देखना, पूरे शरीर को देखना और महसूस करना कि मेरा पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, स्ट्रेस फ्री हो रहा है। फिर धीरे धीरे से वापस आएंगे, दाएं पैर को वापस ले आएंगे, बाएं पैर को वापस ले आएंगे, हाथों को पीछे की ओर टिका देंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। इन 3 क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। इसके अलावा 2 और क्रियाएं हैं जो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, और साथ में आप करेंगे भारत योग की सेल्फ टॉक थेरेपी। किस तरह से आप अपने आप से बात करके स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अब दीजिए मुझे और आयुर्वेदा की पूरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और समस्याओं के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।